हेलो गाइस। तो हम कर रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में करेंगे कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 120 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैव एज एम ऑफ जे ओमेगा, यानी एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन दिया आपको। ठीक है, इट्स एम पी यानी पीक मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे देखो इसने मेंशन करेगा सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 105 मैंने समझाया था, तो मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था। ठीक है, 104 में, सॉरी, यानी जो आपके सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया था। देखो आउटपुट हो गया सी ऑफ टी, और यहाँ पे आपका टाइम हो गया। ठीक है, और ये आपकी होगी फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आउटपुट आपको कैसे मिलता था। सिंपली ये आउटपुट ऐसे देखो क्या होता था, ऑसिलेट हो रहा था फाइनल वैल्यू के अक्रॉस। ठीक है, देन थोड़े टाइम बाद ये आपका सेटल हो जाता है। यही था। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बनवाया था। तो इसमें देखो ये वैल्यू वैल्यू क्या होती है आपकी, पीक वैल्यू होती है। और ये जिस पर्टिकुलर टाइम पे मिलती है उसको आप क्या बोलते हो, पीक टाइम बोलते हो, यानी ये वाला टी पी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में देखो डायरेक्ट या तो ये वाला पीक मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट ये टी पी पूछा जाता है, यानी पीक टाइम पूछा जाता है। दोनों को डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने। ठीक है, डेराइव में यहाँ पे आपको करके नहीं बताऊंगा, आप सिंपली फॉर्मूले को याद रखना, उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले देख लेते हैं टीपी का। ठीक है, टीपी आपका होता है पीक ओवरशूट टाइम। ठीक है, पीक ओवरशूट टाइम यानी टीपी। ये आपका फॉर्मूला आता है, देखो पाई अपॉन ओमेगा एन। ओमेगा एन यहाँ पे क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन रूट वन माइनस आपके डैम्पिंग कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये डैम्पिंग कॉफिशिएंट है। क्लियर है चीज़, ये आ गया आपके पीक ओवरशूट टाइम। तो इस पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। दूसरा आपका देखो ये जो पीक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला बनता है सिंपल पीक मैग्नीट्यूड का, 1/2। आपका ये क्या हो गया आपका, सिंपली डैम्पिंग कॉफिशिएंट। ठीक है, तो रूट वन माइनस आपके डैम्पिंग कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले दोनों आपको याद रखने हैं। सिंस इसमें हमें पूछा है पीक मैग्नीट्यूड, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, पीक मैग्नीट्यूड वाला। ठीक है, अब जैसे अगर आप क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एम जे ओमेगा। ठीक है, यानी एक तरह से ये हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है इसने। अब देखो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 104 अगर आपने देखा हो, ठीक है, 104 में मैंने क्या बताया था, कोई ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, उस ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बिकॉज जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, देखो 1 + जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। और यही टर्म आपके, अगर आप ट्रांसफर फंक्शन देखते हो उसके डिनोमीटर में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये आपकी सिंपली हो जाएगी, जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है ना उसका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला पार्ट, तो ये आपकी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी 100 माइनस आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 10√2 ये ओमेगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये कैसे है, अगर ये भी आपको डाउट है कि यहाँ पे ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, तो ये क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, उसमें भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो देख सकते हो। तो ये आपकी होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको थोड़ा मैं देखो रीअरेंज कर लेता हूँ। तो देखो सिंपली देखो ये ओमेगा स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, थोड़ी मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। तो ये आपकी होगी देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये आपका आ गया 10√2 जे ओमेगा। ठीक है, देन ये आपका आ गया -100 इक्वल्स टू 0। ये मेरे को इक्वेशन यहाँ पे मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो सिंपली, अब देखो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, आपकी जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, वो लिखते हैं। ये आपकी होती है देखो एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आपका डैम्पिंग कॉफिशिएंट, ठीक है, जीटा, इंटू ओमेगा एन इंटू आपका एस। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे आ गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है कि कैसी होती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। ठीक है, तो देखो कैसे, सिंपली आपको अगर कंपेयर करने में कन्फ्यूज हो रहा होगा कि एक में तो ओमेगा दिया है और एक में एस दिया है, ये चीज़ आपको कन्फ्यूज हो रही होगी कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बिकॉज देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एस होता है ना, ये आपको और कुछ नहीं, इसको हम लिखते हैं जे ओमेगा। ठीक है, एस आपका जे ओमेगा होता है। तो अब देखो अगर मैं कंपेयर करता हूँ दोनों को, तो कंपेयर करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ध्यान से देखना। ठीक है, एक मेरे को मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आपका 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोलोगे ये तो माइनस का है और ये प्लस का है। सिंपली हम हमेशा क्या करते हैं कि मॉड वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मॉड ले लो, मॉड। ठीक है, तो मॉड मतलब वो पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ से आपको जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिली ये तो आपको आ जाएगी 10। ठीक है, यूनिट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। अब यहीं पे देखो दूसरी चीज़ और है कंपेयर करने के लिए, सिंपली देखो 2 आपका जीटा
ठीक है, इंटू आपका ओमेगा एन, ठीक है, इंटू आपका डेल, सॉरी एस, ठीक है, एस है आपका ये, और इसके साथ आपका ये बराबर हो जाएगा आपका, देखो किसके, आपका 10√2 जे ओमेगा, याद रखा आपका, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, देखो कि एस आपका क्या होता है, जे ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये वाला एस इस जे ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर आप इस जीटा की वैल्यू निकालते हो तो कितनी मिलेगी, देखो 2 से, ये 2 और 10 है, देखो तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ गया 5√2, ठीक है। और डिवाइड में आपका यहाँ पे आएगा ओमेगा एन यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली है 10, ठीक है, तो ये 10, यहाँ से ये हमें मिल गया √2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 1/√2, ठीक है, 1/√2, और इसको पॉइंट में लिखते हो तो ये आपके आ गई 0.707, यहाँ तक ठीक है आपका। तो यहाँ से एक और चीज़ आपको क्या पता चली कि आपका जो ये जीटा जो आपको मिला है, ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं डैम्पिंग कॉफिशिएंट, ये आपका लेस देन 1 आपको मिला है, ठीक है। तो लेस देन 1 मिलने का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, ये आपका अंडर डैम्प है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैसे हम चेक करते हैं कि आपका अंडर डैम्प है कि ओवर डैम्प है, ठीक है, सिंपल आप डैम्पिंग कॉफिशिएंट निकालते हो, वो आप चेक करते हो, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये आपका कंट्रोल सिस्टम अंडर डैम्प है, अंडर डैम्प, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हुए हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड अब मेन जो क्वेश्चन में पूछा था वो निकाल दो, यानी पीक वैल्यू एम पी, ठीक है। तो अब तो सिंपली सारी वैल्यू पुट करनी है ना फॉर्मूले में, इसमें तो क्या बताना आपको, 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 0.707, ठीक है, देन आपका √1 माइनस, यहाँ पे आ गया 0.707 का स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो कैलकुलेटर से आप, तो यहाँ से आपका जो एम पी आपका आएगा पीक वैल्यू, ये आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ से आपका ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है चीज़। तो सिंपली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूले याद रखो दोनों, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखो, आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो बेसिक आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन पूछेंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो, या तो पीक ओवरशूट टाइम पूछ लेंगे, पीक मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे, या फिर जो आपका पीक सिंपल पीक ओवरशूट पूछ लेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 105 में, ठीक है चीज़। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, क्लियर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आपका अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द नेटवर्क फंक्शन, आपको एक नेटवर्क फंक्शन दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स ड्यू टू यूनिटी स्टेप इनपुट, यहाँ पे ये यूनिट स्टेप इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको निकालना है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, और ये आपको एक तरह से नेटवर्क फंक्शन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो यहाँ पे आप आउटपुट लिख लो सिंपली सी ऑफ एस, ठीक है, और इनपुट आप लिख सकते हो आर ऑफ एस। तो यहाँ से देखो अगर मैं आउटपुट निकालता हूँ, ठीक है, आउटपुट मतलब सी ऑफ एस, आउटपुट अगर यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, सिंपली जो भी मेरा इनपुट है यानी आर ऑफ एस, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ जो भी मेरा फंक्शन ये दे रखा है यानी 2 of s+3 डिवाइडेड बाय s+2, एंड आपका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में s+4, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आउटपुट हो गया, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं आउटपुट क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज इसने पूछा देखो द स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स आप किसका निकालोगे, आउटपुट का निकालोगे ना, तो आउटपुट आपको यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने सिंपल ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था, यहाँ से हमने सी ऑफ एस निकाल दिया यानी आउटपुट निकाल दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे आपके, ठीक है, आगे। सिंपल स्टेप्स को देख लो पहले क्या क्या करना है, यानी पहले ट्रांसफर फंक्शन से आप पहले आउटपुट निकालो, यहाँ तक कर दिया आपने। अब देखो आपका जो आर ऑफ एस है, ठीक है, आर ऑफ एस, यहाँ पे ये क्या है, सिंपली इनपुट है आपका, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन में देखते हो, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इनपुट क्या दे रखा है, जो आपका इनपुट है क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपका यूनिट स्टेप इनपुट है, ठीक है। देखो व्हाट इज़ द स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स ड्यू टू यूनिटी स्टेप इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट आपको पता चल गया कि यूनिट स्टेप है, तो यूनिट स्टेप इनपुट को आप क्या लिखते हो, सिंपली U(t) ऐसे लिखते हैं, ठीक है हम। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, जो इनपुट है ना, इनपुट आपको एस डोमेन में लिखना पड़ेगा, यानी आपका ये जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट में आपको आर ऑफ एस आपका इनपुट है, और इनपुट हमें पता चल चुका है कि U(t) है यानी यूनिट स्टेप है, तो उसको पहले हमें एस डोमेन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो U(t) आपका इनपुट है, ठीक है, टाइम डोमेन में। अब इसको अगर आप करते हो एस डोमेन में यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो U(t) यानी यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका होता है 1/s, ठीक है। बेसिक कुछ फंक्शन आपको याद रखने हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से आप सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। यानी देखो यहाँ से आपको इनपुट क्या मिला, 1/s, तो यहाँ से सिंपली पता चल गया कि आपका जो आर ऑफ एस है, आर ऑफ एस यानी आपका इनपुट, इनपुट आपका क्या हो गया, सिंपल जो भी आपका यूनिट स्टेप इनपुट है ये आपका हो गया इनपुट, ठीक है, 1/s। सिंपली पुट कर दो यहाँ पे, यानी आपका आउटपुट जो है ना सी ऑफ एस, इसमें ये पुट कर दो। तो जैसे पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो 1/s
इनटू आपका ये बाकी सेम एज इट इज़। बेसिकली सिंपली हम क्या कर रहे हैं, स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, स्टेप्स है सारे। यानी पहले आप आउटपुट निकालोगे, फिर आप इनपुट चेक करोगे कौन सा दिया है। अगर वो आपको जो इनपुट है ना, वो अगर एस डोमेन में दिया है दो, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अगर एस डोमेन में नहीं दिया तो उसका पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, उसके बाद उसको आउटपुट वाली इक्वेशन में पुट करोगे। उसके बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई ना। इसके बाद देखो अब क्या करना है, हमें आउटपुट का स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालना है। तो ये आपको क्या मिला है, एस डोमेन में आउटपुट मिल गया, ठीक है। पूरी इक्वेशन एस डोमेन में है। तो अब इसका अगर आपको स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप सिंपली क्या करोगे, इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, यानी इसको पहले आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद टाइम की वैल्यू यानी जहाँ जहाँ पे आपका टी होगा वहाँ पे आप उसको इनफाइनेट पुट करोगे। वहाँ से आपको स्टडी स्टेट वैल्यू या फिर बोल सकते हो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट ये थोड़ा प्रोसेस लेंथी पड़ता है। लेंथी कैसे, आप पहले इसका इन्वर्स लाप्लास निकालोगे। अब इन्वर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन में देख सकते हो आपको पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, उसके बाद टाइम डोमेन में आपका निकलने के बाद उस टी की जगह आप इनफाइनेट पुट करोगे, तब जाके आपको स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये थोड़ा लेंथी पड़ता है प्रोसेस। तो इसको सिंपली कर ईजी थोड़ा करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्योरम्स यूज़ करते हैं। हमें कुछ थ्योरम्स दे रखी है, जैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो गई और एक आपकी होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर सिग्नल एंड सिस्टम के मेरे लेक्चर देखे तो उसमें मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए। फाइनल वैल्यू थ्योरम और आपकी इनिशियल वैल्यू थ्योरम, ठीक है, उन दोनों पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो वो आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होती है ना, ये आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है, ये निकालने के लिए यूज होती है। यानी सिंपल बोल सकते हो फाइनल वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू आपको कब मिलेगी, यानी किसी भी फंक्शन की, ठीक है, फाइनल वैल्यू कब मिलती है, जब आपका टी इनफाइनेट होता है, ठीक है, तभी तो मिलती है। तो देखो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनेट, आपका फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ टी है, ठीक है, यह आपका बराबर होता है एस डोमेन में लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। ये आपकी होती है फाइनल वैल्यू थ्योरम। इसका बोलने का मतलब क्या, देखो आप क्या करते हैं, इस आउटपुट को पहले इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके टाइम डोमेन में करते हैं। टाइम डोमेन में करने के बाद आप टी को इनफाइनेट रखते हैं, ठीक है। टी को इनफाइनेट रखते तो वहाँ से स्टडी स्टेट वैल्यू मिल जाती। बट ये सब चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या करो, ये वाली आप जो है ना अप्लाई कर सकते हो लिमिट, ठीक है। ये अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपको स्टडी स्टेट वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम यहीं पे यूज होती है। थोड़ा आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। वरना चाहे आप डायरेक्ट वैसे करो, ठीक है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से टाइम डोमेन में लाके उसके बाद टी इक्वल टू इनफाइनेट पुट करो, तो भी आपको आंसर दोनों में सेम ही मिलना है, ठीक है। तो आप सिंपली थ्योरम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभार तो आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपकी जो स्टडी स्टेट वैल्यू हुई, ठीक है, स्टडी स्टेट वैल्यू या फिर बोल सकते हो रेस्पॉन्स, ठीक है। स्टडी स्टेट आपका रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, सिंपली लिमिट, ठीक है, लिमिट एस टेंस टू आपका ज़ीरो, ठीक है। देन आपका देखो सिंपली क्या होता है, एस इंटू एफ ऑफ एस। तो एस आपका इंटू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट आपका सी ऑफ एस ये रहा, को पुट कर दो सिंपली। ये आपका आ गया 1/s। देन यहाँ पे आपका है 2s+3। यहाँ पे आ गया आपका s+2 एंड s+ आपका ये आ गया 4, ठीक है। तो सिंपली लिमिट यहाँ पे क्या है, देखो s टेंड्स टू जीरो, यानी जहाँ जहाँ पे आपका s है ना वहाँ पे आप जीरो पुट कर दो, ठीक है। सिंपली यहाँ से स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स मिल जाएगा आपको। स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स ये आपका आ जाएगा देखो 2, और ऊपर आप जब जीरो पुट करोगे s की जगह तो ये आपका आ जाएगा 3, और नीचे आपको मिल जाएगा 2, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 4। तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3/4, यानी आपका स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स क्या आया 3/4, ठीक है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप वाइज आपको फॉलो करना है। सिंपली आउटपुट निकालो, इनपुट चेक करो, ठीक है, देन इनपुट को पुट करो आउटपुट वाली इक्वेशन में, फिर उस आउटपुट में आप सिंपली फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दो। वहाँ से आपकी स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स या फिर बोल सकते हो स्टडी स्टेट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिमिट जो है ना मैंने डायरेक्ट पुट की है, ठीक। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। कभी कभार ऐसा होगा जैसे आप डायरेक्ट पुट करोगे ना तो आपको या तो ऐसे मिल जाएगा 0/0, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, यानी थोड़ी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगी। ऐसी फॉर्म जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसी फॉर्म मिल जाएगी। तो उसमें थोड़ा आपको और सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं लिमिट्स में। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देखो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Assuming zero initial condition, the response y of t of the system given below to a unit step input u of t is, ठीक है। तो आपका इनपुट है यूनिट स्टेप और आपका आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है y ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम आपको दे रखा है, क्लियर है। अब इस ब्लॉक डायग्राम का अगर मेरे को ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट यहाँ पे आपका देखो y ऑफ s, ठीक है, और इनपुट यहाँ पे आपका है u ऑफ s, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल ट्रांसफर फंक्शन 1/s। जो भी आपका ब्लॉक का गेन होता है वही होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप आउटपुट निकालते हो, आउटपुट यानी वाई ऑफ एस, तो वाई ऑफ एस यहाँ से हो जाएगा आपका सिंपल देखो यू ऑफ एस, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ आपका 1/s। क्लियर है? तो ये आपका क्या आया आउटपुट। अब सिंपली देखो इनपुट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में इसने इनपुट हमें क्या लेने को बोला है, देखो लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना उस टाइप का क्वेश्चन है कुछ। तो इनपुट हमारा है यूनिट स्टेप, ठीक है, यानी कि यू ऑफ टी को बोलते हैं यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंस हमें तो एस डोमेन में आउटपुट निकाला है हमने, ठीक है, हमारा जो आउटपुट है ना ये वाला, ये हमारा एस डोमेन में निकला है। तो यहाँ पे हमें एस डोमेन में इनपुट रखना पड़ेगा। एस डोमेन में करने के लिए सिंपल जो भी आपका इनपुट है उसको आप एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो, तो एल टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपल, तो लिखूंगा आप यू ऑफ एस, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/s, यानी आप जब यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको मिलता है 1/s, ठीक है। ये सब बेसिक आपके डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट आप याद रखते हो। अब सिंपली क्या करो, जो आपका आउटपुट है ना वाई ऑफ एस, ठीक है, उसमें आप ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, यू ऑफ एस की। तो ये कितना हो जाएगा देखो सिंपली 1/s, ठीक है। ये आपने यू ऑफ एस की वैल्यू पुट की और एक 1/s पहले से ही था, ये आपका 1/s, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया सिंपली ये 1/s का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटपुट बेसिकली मिल चुका है ना, यानी आउटपुट यानी वाई ऑफ एस, ठीक है। ये आपको मिल गया 1/s स्क्वायर। तो देखो अब क्या कर सकते हो सिंपली आप, अब देखो इससे आगे करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। अब अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, तो आप सिंपली मेरे सिग्नल एंड सिस्टम वाली जो वीडियो है वो देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा करवा दिया है। अब देखो यहाँ पे सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे देखो प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे कुछ बेसिक फंक्शन है जिनका आपको डायरेक्ट पता रहता है, जैसे यूनिट स्टेप का 1/s होता है, रैम्प फंक्शन का आपका होता है 1/s स्क्वायर। ये बेसिक आपको सारे पता होंगे, ठीक है। तो पहले देखो आपका जो रिलेशन होता है, ठीक है, पहले मैं रिलेशन लिखवा देता हूँ। जो आपका रैम्प सिग्नल और आपके यूनिट स्टेप सिग्नल के बीच में जो रिलेशन रहता है, ये आपका रहता है देखो, यानी आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई विद आपका यू ऑफ टी। ये आपका एक रिलेशन रहता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, बहुत जगह ये डायरेक्ट आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे आर ऑफ टी आपका रैम्प सिग्नल है और यू ऑफ टी आपका यूनिट स्टेप सिग्नल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये एक। एंड देखो आपको अब ये भी पता होगा कि जो रैम्प सिग्नल है ना आर ऑफ टी, ठीक है, रैम्प सिग्नल, इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको मिलता है 1/ आपका एस स्क्वायर, 1/s स्क्वायर। क्लियर है चीज़ ये? तो ये आपका होता है रैम्प सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये आता कैसे है, अगर इसमें भी अगर डाउट है तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, अगर आपने पढ़ी हो, कि टी की पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ यू ऑफ टी, ठीक है। बिकॉज इस टाइप के आपको बहुत सारे सिग्नल मिलते हैं तो उनमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता है। जैसे आपको बोल दे टी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ आपका यू ऑफ टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ऐसा पूछ लेते हैं आपको। तो देखो सिंपली क्या कर सकते हो, का आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो देखो क्या होता है, पहले तो आएगा माइनस, ठीक है, फिर आएगा आपका डिफ्रेंशिएशन डी/ds के रेस्पेक्ट में आएगा। और कितने ऑर्डर का होगा डिफ्रेंशिएशन, यानी आपका डबल डिफ्रेंशिएशन होगा या ट्रिपल होगा, ठीक है, या सिंगल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, इस टी की पावर डिसाइड करती है। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे हो जाएगा डी की पावर n और यहाँ पे dsn है, ठीक है। और ये किसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे बेसिकली, इसके साथ आपका फंक्शन देखो कौन सा है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/s, ठीक है। तो ऐसे अब u ऑफ t की जगह कुछ और सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग आप करोगे, जैसे e की पावर -at होता, क्लियर है, तो यहाँ पे 1/s प्लस a आ जाता, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली, ठीक है, पता कर सकते हो कि रैम्प का आपका 1/s स्क्वायर कैसे मिलता है आपको। सिंपली देखो क्या है, रैम्प और यूनिट स्टेप सिग्नल के बीच में रिलेशन आपको पता है t.ut, यही है। तो इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है लेट्स से, तो इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल कैसे निकालोगे, सिंपली माइनस d/ds, सिंगल बार ही डिफ्रेंशिएशन होगा बिकॉज t की पावर 1 है, ठीक है। क्या आ गया 1/s, ठीक है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, आपको ऑलरेडी करना है, आता ही होगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो माइनस का होगा और माइनस बार ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/s स्क्वायर। तो ऐसे आपको मिलता है रैम्प सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखो आपका जो आउटपुट आया ये, ठीक है, ये क्या आया 1/s स्क्वायर आया। और अभी हमने देखा कि जो 1/s स्क्वायर है ये हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता है, रैम्प सिग्नल का। और रैम्प सिग्नल को ही हम क्या लिखते हैं, t.ut, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, ये जो आपका y ऑफ s है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो y ऑफ t, ठीक है, y ऑफ t टाइम डोमेन में लिखते हो, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि 1/s स्क्वायर का टाइम डोमेन में क्या होता है, रैम्प सिग्नल। रैम्प सिग्नल को और कैसे लिखते हैं, t.ut, यहाँ से इसको लिख सकते हो सिंपल t.u ऑफ t, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर।
बिकॉज सिंस इसने वाई ऑफ टी निकालने को बोला था, यानी इसने निकालने को बोला था टाइम डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली आउटपुट एस डोमेन में तो निकाल दिया। अब इसका हमें क्या करना होता, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना था। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1/s² आपको किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने पर मिलता है। तो वो हमने पता किया, तो आर ऑफ टी, और आर ऑफ टी आपका और कुछ नहीं होता, वो आपका होता है टी इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि वाई ऑफ टी आपका हो जाएगा टी डॉट यू ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बनता है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है। सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो आपको आना चाहिए। देखो कंट्रोल सिस्टम अगर पढ़ रहे हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज आज के लेक्चर में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बहुत सारी आपकी लाप्लास की प्रॉपर्टी यूज होगी। सर्किट इज मॉडल बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, ठीक है। फिर क्या बोला, द रेस्पॉन्स आई ऑफ टी इज ऑफ द फॉर्म, आपको रेस्पॉन्स निकालना है, ठीक है, और वो भी टाइम डोमेन में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है आई ऑफ टी, ठीक है। अब इसमें देखो डबल डिफरेंशिएशन है ना, तो यहाँ पे 2 डॉट लगा दो, ठीक है। 2 डॉट का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन। प्लस आगे आपको दिया है देखो 6, ठीक है। देन सिंगल बार डिफरेंशिएशन है, तो 1 डॉट लगा दो, ठीक है, आई ऑफ टी। प्लस उसके बाद आपका है देखो सिंपल 9 आई ऑफ टी, ठीक है। तो ये आपका आ गया आई ऑफ टी, यहाँ पे ये डॉट हटा दो, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये आपको इसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसका आपको रेस्पॉन्स निकालना है, यानी आई ऑफ टी निकालना है। तो उसके लिए देखो नॉर्मली देखो हम 12th में क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो उसमें देखो वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता था, ठीक है। फिर हमने बीटेक की, ठीक है, इंजीनियरिंग में आए तो वहाँ पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो डिफरेंशियल वाली प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली देखो जैसे आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, कोई आपका फंक्शन है टाइम डोमेन में एफ ऑफ टी। अब इसका अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली एफ ऑफ एस। बिकॉज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का काम होता है टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो एफ टी आपका टाइम डोमेन में था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था, आपको एफ ऑफ एस मिल गया, ठीक है। अब यहीं पे देखो आपका जो डिफरेंशिएशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है, देखो डी की पावर एन अपॉन डी टी एन, ठीक है। एन यहाँ पे आपके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है। वैसे अब फंक्शन यहाँ पे आप ले लो आपका एफ ऑफ टी, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ऐसा अगर आपको कोई दे दे और इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपली एस की पावर एन, ठीक है, इनटू आपका जो भी फंक्शन है ना उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ टी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए ना उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसको दे देते हैं नाम, चलो फर्स्ट, ठीक है। इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने सिंपली नाम दे दिया उसको इक्वेशन 1। अब उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, यहाँ पे देखो। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखो क्या डबल डिफरेंशिएशन आपके करंट का, ठीक है, आई ऑफ टी का बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एस का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए एस का स्क्वायर, ठीक है। और आई ऑफ टी एस का आपका आ जाएगा एस डोमेन में आई ऑफ एस, ठीक है। देन प्लस यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन है तो एस की पावर 1, देन आपका आई ऑफ टी का आ जाएगा सिंपल आई ऑफ एस, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 आई ऑफ एस, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, 0 का वहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली देखो आई ऑफ एस कॉमन ले सकते हो, ठीक है, आई ऑफ एस आप कॉमन ले लो तो अंदर आपका देखो क्या बचेगा, एस का स्क्वायर प्लस आपका 6s प्लस आपका 9, ठीक है, इक्वल्स टू 1 आपका ये मिल गया। अब देखो यहाँ से आपकी आई ऑफ एस की वैल्यू जो मिली आपको, ठीक है, आई ऑफ एस इसकी वैल्यू क्या मिल गई, सिंपली 1 अपॉन नीचे आपका आ गया देखो एस स्क्वायर प्लस आपका 6s प्लस आपका 9, यही मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी जो डिनोमीटर वाली जो टर्म है इसका आप सिंपल फ्रैक्शंस टाइप में कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप नॉर्मली करते भी आते हो पहले मैथ्स में। तो क्या देखो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, यही आपको दे रखा है, ठीक है। इसको देखो और आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो लिख लो 3s, ठीक है, प्लस 3s प्लस 9, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो अगर आप s को कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका आ गया s प्लस 3, प्लस यहाँ पे आप 3 को कॉमन ले लो, अंदर बच गया s प्लस 3, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से आपको मिल गया s प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका आ गया s प्लस 3, यानी इस डिनोमीटर वाले जो पार्ट है इसको रिप्लेस करके सिंपली क्या लिख सकते हो, s प्लस 3 इंटू एस प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा देयर फॉर आई ऑफ एस, ठीक है, आई ऑफ एस यहाँ से आपको मिल गया 1 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल दोनों ही एस प्लस 3 है, तो ये आपको क्या मिला है, रेस्पॉन्स मिला है, ठीक है। ये आपका है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स वो भी आपका एस डोमेन में, ठीक है। हमें निकालना है टाइम डोमेन में,
टाइम डोमेन में निकालना है, बिकॉज देखो आई ऑफ टी पूछा है ना इसने, तो आई ऑफ टी बोलने का मतलब है टाइम डोमेन में निकालना है, बट हमने अभी रेस्पॉन्स निकाला है एस डोमेन में, ठीक है। एस डोमेन से आपका टाइम डोमेन में जाना है, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसका हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी नहीं पता, ठीक है। तो सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, बिकॉज आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी 12th में, तब आपने पार्शियल फ्रैक्शन बहुत किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो आई ऑफ एस इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट में ले लेता हूँ K1 अपॉन आपका यहाँ पे आ जाएगा देखो S+3, ठीक है, प्लस दूसरा कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं K2 अपॉन आपका S+3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ए और बी की वैल्यू रखते हैं, बेसिकली ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही ए और बी लेके चलते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन पुट करते हैं उनको, वहाँ से हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो आप जब ऑप्शन चेक करते हो, तो ऑप्शन में इसने K1 और K2 कांस्टेंट लेके चला है, तो दोनों की वैल्यू भी इसने नहीं निकाली, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। हम भी सिंपल K1 और K2 ही लेके चलेंगे। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। देखो क्या प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, सिंपल देखो आपने यू ऑफ टी पढ़ा है, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो, तब आपको मिलता है 1/s। क्लियर है, सबसे बेसिक फंक्शन है। अब इसी में देखो अगर इसके साथ मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ e⁻−at डॉट आपका यू ऑफ टी, ठीक है। अगर इसकी आपको अगर वैल्यू निकालनी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिलता है 1/s+a, ठीक है। यानी अगर ई की पावर में ये माइनस का ए दे रखा है, तो यहाँ पे ये प्लस का ए हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है, आपको पता होगा ऑलरेडी। एंड दूसरी देखो एक और प्रॉपर्टी यहीं पे यूज होती है, जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाई थी टी इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है। यानी किसी फंक्शन का टी के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो कैसे निकालते हो, सिंपली पहले टी की पावर देखते हो, तो टी की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 है इसका मतलब क्या होगा कि एक बार आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आएगा, यानी -d/ds, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, जो भी फंक्शन है ना उस फंक्शन का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका, सिंपली एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे ये आ गया ब्रैकेट में एफ ऑफ एस, ठीक है। यानी इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहीं पे देखो इसी को मैं थोड़ा कुछ ऐसे बना देता हूँ, जैसे टी इंटू e⁻−at, ठीक है, इंटू आपका यू ऑफ टी, ठीक है। ये मैंने नया एक तरह से फंक्शन बना दिया। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, सिंपली पहले हमने देखा टी की पावर, तो टी की पावर यहाँ पे 1 है, 1 मतलब एक बार ही डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी -d/ds, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, सिंपल यानी जो डिफ्रेंशिएशन आएगा ना, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो ये आपका ये पूरा एक फंक्शन हो गया, ठीक है। यानी e⁻−at इंटू यू ऑफ टी, ये पूरा एक फंक्शन है, तो इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो हमने ऊपर निकाला यहाँ पे, तो हमें मिला 1/s+a, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सिंपल 1/s+a। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव का आएगा, तो बाहर भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/s+a का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन है ये, तो एकदम फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ये डिफरेंशिएशन में। अब सिंपली इसके अकॉर्डिंग आप कर दो, सिंपली जो आपको आउटपुट मिला ना, ठीक है, आई ऑफ एस, तो आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, ठीक है। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, किसका, ऑफ आई ऑफ एस, ठीक है, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया ना, उसके बाद जो आपको आई ऑफ एस मिला उसका आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल इन्वर्स मतलब वो टाइम डोमेन में आ जाएगा, तो आई ऑफ टी आपका ये टाइम डोमेन में मिल गया, ठीक है, इक्वल्स टू A1 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, देखो 1/s+a, ठीक है। इसका होता है e⁻−at इंटू यू टी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे है 3, यहाँ पे पुट कर दो e⁻−3t, ठीक है, इंटू आपका यू ऑफ टी, यही मिलेगा, ठीक है। प्लस दूसरा कांस्टेंट है मेरा K2, इसमें आ रहा है 1/s+a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका अगर आप करते हो, तो सिंपली आपको देखो क्या मिल जाएगा, सिंपल आपका हो जाएगा देखो टी, ठीक है, टी इंटू e⁻−3t इंटू आपका यू ऑफ टी, ठीक है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखो ऑप्शन में इसने जब सॉल्व किया ना, ऑप्शन जब आपने ध्यान से देखे होंगे, तो ये कांस्टेंट लेके चल रहा है, ठीक है। इसने वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं की पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, तो आप भी उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करोगे, ठीक है, वरना फालतू आपका प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, बिकॉज आप बाद में वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे e⁻−3t कॉमन ले लिया, प्लस K1 प्लस K2 इंटू टी, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका आ गया यू ऑफ टी, ये आपका क्या हो जाएगा एक तरह से आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन देखो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अब कुछ को डाउट होगा कि मैंने यहाँ पे यू ऑफ टी लिखा है, बट ऑप्शन में यू ऑफ टी है नहीं, तो देखो यू ऑफ टी का बस इतना मतलब होता है कि यानी अगर किसी फंक्शन के साथ आपने यू ऑफ टी मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब वो पूरा फंक्शन है ना, आपने डिफाइन किया टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, ठीक है।
आपने बेसिकली टाइम बता दिया कि बाउंड्री सेट कर दिया आपने, ठीक है, कि उस बाउंड्री में हम इसको सेट कर रखें। तो कभी कभार आपके ऑप्शन यू ऑफ टी के साथ दे रखे होते, कभी नहीं दे रखे होते, ठीक है। बाकी अगर और डिटेल में जानना है कि यू ऑफ टी को क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, तो सिग्नल एंड सिस्टम वाली जो वीडियोज़ है वो देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको सब समझाया। बिकॉज देखो, जब आप साइन का, कॉस का, इन सब का जब आप निकालते हो ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तब आप यू ऑफ टी से उनको मल्टीप्लाई करने के बाद निकालते हो, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है यू ऑफ टी से, तभी उनका आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हो पाता है, ना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फंक्शन वाई ऑफ टी सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन वेर डेल टी इज द डेल्टा फंक्शन अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन एंड डिनोटिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन बाय यू ऑफ टी, वाई ऑफ टी कैन बी ऑफ द फॉर्म, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वाई ऑफ टी निकालना है। तो सिंपल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी देखो क्या दी है, वाई, ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन तो एक डॉट, ठीक है, वाई ऑफ टी प्लस, उसके बाद देखो क्या सिंपल आपका नॉर्मल वाई टी, ठीक है। तो वाई ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका है डेल टी, यानी डेल्टा फंक्शन, एक तरह से बोल सकते हो इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, सिंपली आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, तो मैं वापस नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। सिंगल डिफरेंशिएशन है तो एस की पावर वन, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका सिंपल आ जाएगा वाई ऑफ एस प्लस, यहाँ पे ये हो जाएगा वाई ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इम्पल्स फंक्शन, तो इसका होता है वन, तो ये आपका आ गया वन। तो यहाँ से आप वाई ऑफ एस कॉमन ले लो, ठीक है। तो वाई एस आपने कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा एस प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स टू आपका ये आ गया वन। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप वाई ऑफ एस निकालते हो, यानी आउटपुट आप निकाल रहे हो एस डोमेन में, ठीक है। आउटपुट यहाँ से आपको मिल गया वन अपॉन आपका एस प्लस वन, एस प्लस वन, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट मिला आपको एस डोमेन में। तो सिंपली प्रॉपर्टी क्या बता रखी है मैंने, कि अगर आपको कोई फंक्शन है यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको मिलता है वन अपॉन एस, ठीक है। इसी के साथ अगर आप ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है, इन टू आपका यू ऑफ टी हो, ठीक है, इस पूरे का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको मिलता है वन अपॉन एस प्लस ए, वन अपॉन एस प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे ये बाई डायरेक्शनल एरो होते हैं, ठीक है। आप इस साइड भी एरो बनाओगे, क्लियर है। यानी देखो, ऊपर तो मैंने लिखा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और नीचे आप लिख सकते हो आई एल टी, यानी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी कि जैसे अगर मैं आपको दे दूँ फंक्शन वन अपॉन एस प्लस ए, और इसका पूछ लूँ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो क्या होगा, सीधा उसको उल्टा चल लो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट। यहाँ पे सिंपली इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हो, ठीक है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिंपल वाई ऑफ एस आपका हो जाएगा वाई ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो क्या वन अपॉन एस प्लस ए, तो ए की वैल्यू यहाँ पे वन है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली रख सकते हो, तो ये आ गया ई की पावर माइनस टी, ठीक है, ए की वैल्यू वन हो गई, इंटू आपका यू ऑफ टी, यू ऑफ टी, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस देख सकते हो। देखो, एक आपको देखो ई की पावर माइनस टी दिया है सिंपली, और एक आपका दिया है ई की पावर माइनस टी, इसके साथ देखो यू ऑफ टी मल्टीप्लाई में भी दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सिंपली यू ऑफ टी क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वो टाइम बेसिकली टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए वो आपका फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और सिस्टम फंक्शन, आपको देखो एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फिर क्या बोला, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट इफ द एक्साइटेशन आई ऑफ टी इज यूनिट स्टेप। आपकी एक्साइटेशन क्या है, यूनिट स्टेप है, ठीक है, इसने बोल रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनिशियल एंड स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ वी ऑफ टी, ठीक है। आपको स्टडी स्टेट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों निकालनी है। तो देखो कैसे निकाल सकते हो, सिंपली आपको ये फंक्शन दिया, ठीक है, सिस्टम का जो फंक्शन दिया है, यहाँ से पहले मेरे को आउटपुट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट मेरा यहाँ पे क्या है, वी ऑफ एस मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं आउटपुट निकालता हूँ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, सिंपली देखो इस आई ऑफ एस को यहाँ पे भेज सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये आपका आ जाएगा, देखो आई ऑफ एस, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ जो भी आपका फंक्शन इसने दे रखा है, ये आपका आ गया एस प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर एस प्लस आपका फाइव, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली आउटपुट निकाल दिया आपने। अब देखो यहाँ पे जो आपको एक्साइटेशन दे रखी है, ठीक है, एक्साइटेशन ही आपका क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट। इनपुट देखो इसने क्या दिया है हमें, आई ऑफ टी इज़ अ यूनिट स्टेप, यानी यूनिट स्टेप इसने इनपुट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि जो आई ऑफ टी है ना, ये हमारा यूनिट स्टेप है। तो अब देखो सिंपली अगर यूनिट स्टेप की बात करते हो, ठीक है, यूनिट स्टेप मैं नॉर्मली करवा चुका हूँ आपको बहुत बार, ठीक है। तो यूनिट स्टेप की जब बात करते हैं यू ऑफ टी की, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है आपका यूनिट स्टेप का, तो आपका मिलता है वन अपॉन एस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बोला है कि आपकी जो एक्साइटेशन या फिर बोल सकते हो जो इनपुट है, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई ऑफ टी से, ठीक है, यानी कि देयरफॉर आपको जो आई ऑफ टी है, ठीक है, इसका पहले तो हम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल आई ऑफ एस, ठीक है,
एंड सिंस आपका आई ऑफ टी एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको होता है 1/s। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि आई ऑफ एस की वैल्यू क्या है आपकी 1/s। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट इस आउटपुट में पुट कर सकते हो ना, इस आउटपुट में आई ऑफ एस की जगह पुट कर सकते हैं, ठीक है सिंपली। तो देखो आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा सिंपली, देखो आई ऑफ एस की वैल्यू हमने पुट की 1/s, ठीक है। बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है, यानी s+3 अपॉन आपका 4s+5, यही है इसने हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया आउटपुट, ठीक है, कंप्लीट आउटपुट मिल गया, वो भी एस डोमेन में। तो देखो जब भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे रखी हो ना, ठीक है, निकालने को बोले तो यही आपके स्टेप होते हैं। पहले आउटपुट निकालो, ठीक है, आउटपुट निकालने के बाद पहले इनपुट चेक करो, फिर इनपुट चेक करने के बाद अगर इनपुट एस डोमेन में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करो। उसके बाद उस इनपुट को आउटपुट की इक्वेशन में पुट करो। एट द एंड आप आउटपुट की इक्वेशन ऐसे निकाल दो, ठीक है, ये आपके आउटपुट की इक्वेशन निकल गई। अब आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम देखते हैं। अब तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम सिंपली क्या कहती है, लिमिट टी टेंस टू जीरो, ठीक है, टी टेंस टू जीरो, आपका जो भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, ये आपका बराबर होता है लिमिट एस टेंस टू इनफाइनेट, एस टेंस टू इनफाइनेट एस इंटू आपका जो भी आपका फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, ठीक है। ये आपका रहता है सिंपल इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो ये आपको स्टेटमेंट या फिर बोल सकते हो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, बिकॉज एज इट इज़ आपको ऐसा कैसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिंपली अब देखो इनिशियल वैल्यू निकालते हैं, तो ये कैसे आ जाएगी सिंपली आपकी इनिशियल वैल्यू, लिमिट एस टेंस टू आपका इनफाइनेट, ठीक है, एस टेंस टू इनफाइनेट एस इंटू आपका जो भी फंक्शन है यानी वी ऑफ एस, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनेट एस इंटू आपका वी एस, ठीक है। तो वी एस आपका है देखो 1/s, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका s+3 अपॉन में आपका आ जाएगा 4s+5, ठीक है, 4s प्लस आपका 5। तो यहाँ पे देखो इस s से तो ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, देखो डायरेक्ट आप कभी भी इनफाइनेट वाली लिमिट होती है तो उसको डायरेक्ट आप पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दो, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, जब भी इनफाइनेट वाली केस आती है, ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ। देखो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनेट, थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो देखो कैसे कर सकते हो, सिंपली ऊपर से आप एस कॉमन ले लो, एस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा सिंपली 1+3/s, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे से भी आप एस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो 4+5/s, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस एस से ये एस कैंसिल हो गया। कुछ इस टाइप में आप एक्सप्रेशन बना दो कि आपका एस डिवाइड में चला जाए, ठीक है। डिवाइड में जाने से क्या होगा, देखो अब आप अगर इस लिमिट को अप्लाई करते हो तो सिंपली क्या करोगे कि 3/इनफाइनेट यही रख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना, लिमिट पुट कर रहे हो, इसका मतलब हुआ एस की जगह आप इनफाइनेट रख रहे हो। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो 3/इनफाइनेट हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/1/0, ठीक है। अब ये जीरो ऊपर जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एस को हमेशा डिवाइड में रखने की कोशिश करते हैं जब आपकी लिमिट इनफाइनेट की तरफ जा रही हो। तो अब यहाँ पे सिंपली अगर इनफाइनेट वाली लिमिट रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा सिंपली 1+0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4+0, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो इनिशियल वैल्यू मिलेगी ये आपको मिल गई 1/4, ठीक है। तो आपकी इनिशियल वैल्यू तो आपकी आ गई 1/4, ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली शॉर्टकट अप्रोच जो होती है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज देखो अगर आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वी ऑफ एस आपने निकाल दिया, अब इसके आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो दो तरीके बनते हैं वैसे। नॉर्मली क्या कर सकते हो, इसका आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, उसके बाद आपका क्या होगा, ये पूरा फंक्शन आपका टाइम डोमेन में आ जाएगा। टाइम डोमेन में आने के बाद क्या करोगे, सिंपल टी की जगह आप जीरो रख दो, जहाँ जहाँ पे आपके फंक्शन में टी है ना वहाँ पे जीरो रख दोगे, तो आपको सिंपली ये पूरा आपका इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। तो वो प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाता है, तो इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली हमारी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या है, जैसे आपको सिंपली टाइम डोमेन में जाने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हमें पता है कि टाइम डोमेन में हम टी इक्वल्स टू जीरो रखने वाले आपके फंक्शन में, ठीक है। तो उसकी बजाय सिंपल क्या करो, एस डोमेन में ही एस टेंस टू इनफाइनेट रख दो और एस इंटू एफ एस कर दो। तो यहाँ से ये पूरा एक तरह से आपका एस के इक्विवेलेंट हो गया, यानी टाइम डोमेन में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट टाइम डोमेन से ही हम इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम की मदद से, और फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू को ही हम स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम आपकी यूज होती है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्टडी स्टेट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी कभार आपको स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स भी पूछ लेते हैं, कोई आपको फंक्शन दे देगा, उसका बोल देगा स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स निकाल दो, तो वहाँ पे अगर एस डोमेन में दिया है तो डायरेक्ट आप फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो, ठीक है। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, देखो सिंपली लिमिट, अब देखो फाइनल वैल्यू की बात हो रही है, फाइनल वैल्यू मतलब लास्ट आखिर वाली वैल्यू। तो आखिर वाली वैल्यू कब मिलेगी, जब टाइम आपका इनफाइनेट की तरफ बढ़ रहा हो। तो लिमिट टी टेंस टू इनफाइनेट, टी टेंस टू इनफाइनेट,
जो भी फंक्शन है आपका एफ ऑफ टी, ठीक है। बिकॉज नॉर्मली आप टाइम डोमेन में कैसे निकालते हैं फाइनल वैल्यू, टाइम डोमेन में क्या करते हैं, टी की जगह इन्फाइनेट रख देते हैं, तो आपकी फाइनल वैल्यू मिल जाती। बट हम क्या चाहते हैं कि हमें टाइम डोमेन में कन्वर्ट नहीं करना है, यानी हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकालना आपके फंक्शन का, ठीक है। हमें सीधा शॉर्टकट अप्रोच ट्राई करनी है। तो हम क्या करो, टाइम डोमेन में जाने की जरूरत नहीं, सीधा एस डोमेन में हम निकाल सकते हैं उसकी फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर एस डोमेन में निकालनी है इसी चीज़ को, यानी ये देखो ये हमने टाइम डोमेन में लिखा है, लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनेट एफ ऑफ टी, ये टाइम डोमेन में लिखा है। इसी को एस डोमेन में आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आपका एफ ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन से आप एस डोमेन में ही फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आपको टाइम डोमेन में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो शॉर्टकट हो गया एक तरह से हमारे लिए। तो देखो फाइनल वैल्यू कैसे निकल जाएगी, सिंपली लिमिट एस टेंस टू आपका क्या है जीरो, ठीक है, एस इंटू आपका वी एस, ठीक है, वी एस आ जाएगा। तो यहाँ पे वी एस की वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, बिकॉज स्पेस नहीं है इतना। तो ये आ गया 1/s, ठीक है, यहाँ पे आ गया s+3 और नीचे आपका आ गया 4s+5, 4s+5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस s से ये s कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखना है, s टेंस टू जीरो, तो डायरेक्ट जीरो पुट करनी है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर पुट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0+3 डिवाइडेड बाय 0+5, ठीक है। तो यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू मिल गई 3/5, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू मिली 3/5 और इनिशियल वैल्यू मिली 1/4। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, आपने लिमिट यहाँ पे s टेंस टू जीरो थी तो आपने जीरो डायरेक्ट पुट कर दिया। कभी कभार क्या होगा, आपकी ऐसी फॉर्म बनेगी, यानी कभी कभार ऐसी फॉर्म भी बन सकती है 0/0 या फिर इन्फाइनेट बाय इन्फाइनेट, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उस टाइम आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है उस फंक्शन में कि आपकी ये फॉर्म आपकी हट जाए, ठीक है। फॉर्म हटने के बाद आप लिमिट लगा सकते हो। क्लियर है चीज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनिशियल तो आइए 1/4 और फाइनल आइए 3/4, यानी 3/5। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, देख सकते हो, इनिशियल 1/4 और फाइनल 3/5, ठीक है। और अगर आपको और भी क्वेश्चन करने इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम से, तो सिग्नल एंड सिस्टम वाले लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे करवा रखे ऑलरेडी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर होल्ड इज, ठीक है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जीरो ऑर्डर होल्ड का। तो इसमें देखो नाम में क्या पता चला, होल्ड, यानी आपका क्या करेगा, सिग्नल को रोक के रखेगा, यानी होल्ड करेगा। तो अगर इसका आप सिग्नल लिखते हो या फिर बोल सकते हो जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, तो वो आपका होता है देखो जी ऑफ टी, ठीक है, जी ऑफ टी इक्वल्स टू आपका पहले फंक्शन आ गया देखो यू ऑफ टी, ठीक है। देन आपका देखो माइनस, आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, कुछ देर तक आप उसको होल्ड करके रखोगे, ठीक है, यू ऑफ टी माइनस टी, यानी टी टाइम तक आपने उसको होल्ड करके रख दिया, ठीक है। तो अब देखो इसका सिंपल क्या करना है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है सिंपली इसका। तो ये कितना आ जाएगा, देखो जी ऑफ टी का आपका हो जाएगा जी ऑफ एस, ठीक है, यू ऑफ टी का हो जाएगा 1/s माइनस इसका क्या हो जाएगा, सिंपली ई की पावर माइनस टी, ठीक है, अपॉन फिर करेंगे यू ऑफ टी का, ये आ जाएगा एस। ये बेसिक लाप्लास फंक्शन है, ये एकदम एकदम बेसिक जो हम करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो वाली चीज़ है ये। तो यहाँ पे जी ऑफ एस कितना आ जाएगा, देखो सिंपली यहाँ पे आप कर दोगे एलसीएम लोगे तो आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आपका एस, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, जीरो ऑर्डर होल्ड का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हो, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या करता है, आपका होल्ड रखता है आपके आउटपुट को, ठीक है, एक तरह से। द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज गिवन बाय 5 इंटू यू ऑफ टी इफ द इनपुट टू द सिस्टम इज ई की पावर माइनस टी, यहाँ पे ये सिंपल ई की पावर माइनस टी है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला। देन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है, ठीक है। एक चीज़ आपको दे रखी है सिंपल, देखो एच ऑफ टी, ठीक है, ये आपका है 5 इंटू आपका यू ऑफ टी, क्लियर है। देन आपको दे रखा है दूसरा इनपुट दिया है जिसको हम चलो लिख लेते हैं एक्स ऑफ टी, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेके चलते हो, ये आपको दिया है ई की पावर माइनस टी, दोनों चीज़ आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। तो आपका जो आउटपुट है देखो वो क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एस डोमेन में आउटपुट निकालेंगे, ठीक है, यानी वाई ऑफ एस, ठीक है। तो एस डोमेन में क्या हो जाएगा, सिंपली आउटपुट आपका एच ऑफ एस, ठीक है, इंटू आपका एक्स ऑफ एस, ठीक है। जैसे एक सिंपल आप करते हो ना, जैसे एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक का कुछ ना कुछ गेन होता है, तो आउटपुट कैसे लिखते हो, इनपुट इंटू जो भी ब्लॉक का गेन है, वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो वो फिर वहाँ पे कॉन्वोल्यूशन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, वो थोड़ा डीप हो जाएगा, अभी फिलहाल यहाँ पे समझो यहाँ पे। तो इतना आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, सिंस हमें आउटपुट जो है ना, ठीक है, वाई ऑफ एस है, इसमें आप देख सकते हो दोनों चीज़ क्या है, एस डोमेन में हम लिख रखे हैं, ठीक है, एच ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस, दोनों क्या है, एस डोमेन में। तो पहले आपको एस डोमेन में आपको जो इनपुट वगैरह दे रखे हैं उनको एस डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो एच ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, सिंपली देखो 5 आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज़, ठीक है, इंटू आपका यू टी का होगा, तो यू टी का आ जाएगा 1/s, तो ये आपका आ गया 1/s, ठीक है।
सिमिलरली देखो दूसरा आपका है एक्स ऑफ टी, ठीक है, इसका भी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली देखो क्या ई की पावर माइनस टी, तो ई की पावर माइनस टी ऑलरेडी मैं तो लास्ट एक दो क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी लिखवा चुका हूँ। ये आपका आ जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है, बिकॉज माइनस है ना यहाँ पे, ई की पावर माइनस वन है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपकी। यानी कि ये जो आपका आया फाइव अपॉन एस, ठीक है, ये आपका हो गया एच ऑफ एस, ठीक है, एच ऑफ एस। और आपका ये जो वन अपॉन एस प्लस वन है ये आपका हो गया एक्स ऑफ एस। इतना ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर देर फॉर जब आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट अगर लिखते हो यानी वाई ऑफ एस, आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, सिंपली देखो ये आपका आ गया वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ फाइव अपॉन एस, यही मिला है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कर नहीं सकते, ठीक है, तो सिंपली पहले क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते, ठीक है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा देखो ए अपॉन एस प्लस वन प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा बी अपॉन आपका एस, ठीक है। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन किया है जो नॉर्मली आप करते आते हो। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली देखो यहाँ पे आ जाएगा फाइव इक्वल्स टू ए इंटू एस, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी ब्रैकेट एस प्लस वन, ठीक है, ये आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सिंपली क्या करोगे, देखो दोनों साइड एलसीएम लोगे तो वो एलसीएम आपका एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली डायरेक्ट पूरा इसको इक्वेट करके निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली क्या करो, देखो फॉर एस इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, ये आपकी जो इक्वेशन आई ना, इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो एक बार क्या करो, इस बी वाले वेरिएबल को जीरो कर दो, ठीक है, और एक बार ए वाले वेरिएबल को जीरो कर दो। तो बी वाला वेरिएबल मेरा जीरो कब हो सकता है, जब मैं एस की जगह क्या रखता हूँ, माइनस वन रखता हूँ, एस की जगह माइनस वन रखूँगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये आपको मिल जाएगा देखो फाइव इक्वल्स टू माइनस का ए, ठीक है, प्लस आपका जीरो। तो यहाँ से देखो सिंपल डायरेक्ट वैल्यू मिल गई कि ए की वैल्यू तो मिल गई माइनस फाइव, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। अब दूसरी मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो ए मेरे को जीरो करना पड़ेगा। तो ए जीरो कब होगा, जब मैं एस की वैल्यू जीरो रखता हूँ, ठीक है। तो फॉर एस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो सिंपल फाइव इक्वल्स टू ये आपका आ गया जीरो प्लस ये आपका आ गया बी, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा जीरो प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू मिल गई फाइव, ठीक है। या तो आप ऐसे कर देखते हो, ऐसे वैल्यू निकालते हो, या फिर आप पूरा इसको सॉल्व करके इक्वेट करके वहाँ से फिर निकालते हो, ठीक है। तो दोनों वैल्यू मिल गई। तो देयर फॉर यहाँ से आपका जो एक्सप्रेशन बना आउटपुट का यानी वाई ऑफ एस का, ठीक है, एस डोमेन में, ये आपका बन गया देखो ए की वैल्यू मेरी आई है माइनस के फाइव, तो ये आ गया माइनस का फाइव, ठीक है, अपॉन आपका एस प्लस वन, ठीक है, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर रखा है, प्लस फाइव अपॉन आपका एस, ठीक है, ये हमारा क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। अब सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो आपका आउटपुट मिला, ठीक है, ये आपका आउटपुट ही है, आउटपुट है ये आपका, बट आपका किस में है, इन एस डोमेन में, ठीक है, एस डोमेन में। बट हमें किस में निकालना है आउटपुट, आपका टाइम डोमेन में निकालना है ना। टाइम डोमेन में निकालने के लिए क्या करते हो, सिंपल इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो आई एल टी यानी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वाई टी का इन्वर्स लाप्लास, वाई ऑफ एस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वाई ऑफ टी, तो ये आपका आ गया वाई ऑफ टी, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या देखो माइनस फाइव कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज़, ठीक है। देन देखो मल्टीप्लाई वन अपॉन एस प्लस वन, तो वन अपॉन एस प्लस वन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था। क्या आया था, सिंपली ई की पावर माइनस टी, ठीक है। इसके साथ आप क्या आया था आपका सिंपल यू ऑफ टी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि कैसे हुआ तो लास्ट क्वेश्चन चेक कर दो, प्रॉपर्टी मैंने डिटेल में समझाई ये वाली, ठीक है। देखो फिर क्या है, प्लस आपका फाइव कॉन्स्टेंट है तो ये आपका एज इट इज़, ठीक है। वन अपॉन एस किसका होता है, आपके यू ऑफ टी का होता है, तो ये आपका आ गया यू ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा और रीअरेंज कर दो, तो देखो वाई ऑफ टी इक्वल्स टू कुछ कॉमन आ रहा है, देखो आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा फाइव कॉमन ले लो, ठीक है, और एक यू ऑफ टी भी आपका कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, देखो वन, ठीक है, प्लस माइनस ई की पावर माइनस टी, ठीक है, और हमने क्या एक यू ऑफ टी को भी कॉमन लिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया यू ऑफ टी, ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको देखो मैं ऑलरेडी करवा चुका था, मैंने बताया भी था कि ई की पावर माइनस ए टी, ठीक है, इंटू आपका यू ऑफ टी, ये जो फंक्शन होता है इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है। अब ये आपका एरो क्या है, दोनों साइड है, ठीक है। यानी देखो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, और आपका जब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ यानी आई एल टी। तो ये आपको मिलता है वन अपॉन एस प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया यानी राइट से लेफ्ट आए, ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या था वन अपॉन एस प्लस वन, तो वन अपॉन एस प्लस वन का हमने कर दिया सिंपल ई की पावर माइनस टी इंटू यू टी। तो यहाँ पे हमने ये तो क्या ई की पावर माइनस टी इंटू यू टी, ठीक है, और फाइव तो आपका कॉन्स्टेंट था वो एज इट इज है।
तो ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हो, किसे मैच कर रहे हैं, 5 ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी इंटू यू टी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज ये। अ सिस्टम विद जीरो इनिशियल कंडीशन एज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आपको कोई सिस्टम है जिसमें कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं है, जीरो इनिशियल कंडीशन का ट्रांसफर फंक्शन आपको दे दिया। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। फिर बोला द सिस्टम आउटपुट इज जीरो एट द फ्रीक्वेंसी, यानी क्वेश्चन में पूछा कि किस फ्रीक्वेंसी पर आपके सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो सिंपली इजीली सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, इजी होते हैं। तो ये आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है जैसे। अब ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट चलो आप वाई एस से लिख लो आउटपुट, और इनपुट चलो हम लिख लेते हैं एक्स ऑफ एस से। ठीक है, तो एक्स ऑफ एस आपका इनपुट हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब इसने बोला सिस्टम का आउटपुट क्या है, जीरो। देखो सिस्टम आउटपुट इज जीरो। ठीक है, और किस फ्रीक्वेंसी पर वो हमें बताना है। पहले क्या करते हैं, आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अगर यहाँ से आप आउटपुट निकालते हो तो क्या मिलेगा, आउटपुट आपका होता है वाई ऑफ एस। तो यहाँ से देखो वाई ऑफ एस निकालो, क्या आएगा, देखो सिंपली इनपुट ये आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो ये आपका आ गया एक्स ऑफ एस, आपका जो भी इनपुट है। ठीक है, मल्टीप्लाई विद जो आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है। यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपली आउटपुट फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया आउटपुट। ट्रांसफर फंक्शन से आपने आउटपुट तो निकाल दिया। अब देखो हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर ऑप्शन देखते हो तो देखो क्या है, रेडियम पर सेकंड है सारे। रेडियम पर सेकंड बोलने का मतलब है आपको निकालना है ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा अगर निकालना है तो ये आउट का जो आउटपुट है ये ओमेगा की टर्म में होना चाहिए पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी फिलहाल एस की टर्म में है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आपने पढ़ रखा हो, जो आपका एस होता है, ठीक है, तो हम सिंपली किससे लिखते हैं, जे ओमेगा। ठीक है, ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ रखा होगा कि एस को आप लिख सकते हो जे ओमेगा। अब सिंपली क्या करो, इस एस इक्वल्स टू जे ओमेगा इस आउटपुट में आप पुट कर दो, तो आपकी पूरी आउटपुट वाली जो इक्वेशन है या फिर बोल सकते हो एक्सप्रेशन है, वो आपकी ओमेगा की टर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो देयरफॉर जो आपका एक्सप्रेशन बना आउटपुट का, वाई ऑफ एस की जगह जे ओमेगा करना है, तो जे ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका एस है ना, वहाँ पे आप जे ओमेगा रख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे देखो क्या एस स्क्वायर प्लस 4, तो जे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 अपॉन में देखो जे ओमेगा प्लस 1। ठीक है, जे ओमेगा प्लस 1 बिकॉज इसने एस प्लस 1 दिया है, दूसरा आपका दिया एस प्लस 4 यानी कि जे ओमेगा प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंपली एक तरह से आउटपुट हमने लिख लिया ओमेगा की टर्म में। ठीक है इतना। अब यहीं पे देखो अगर आप ये आउटपुट देखते हो, ठीक है, आउटपुट वाली अगर आप इक्वेशन देखते हो या फिर बोल सकते हो एक्सप्रेशन देखते हो, इसने क्वेश्चन में बोला कि ओमेगा की क्या वैल्यू रखे कि ये पूरा आउटपुट आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो आपका आउटपुट होना चाहिए जीरो। ठीक है, यानी वाई ऑफ जे ओमेगा आपका होना चाहिए जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कब जीरो हो सकता है, देखो डिनोमिनेटर से तो हम कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, बिकॉज देखो अगर डिनोमिनेटर में अगर आप जीरो कर दे तो पूरा डिनोमिनेटर अगर आपने जीरो कर दिया तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, इनफाइनेट हो जाएगा, यानी समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनेट। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हमारा नुमेरेटर में ही कुछ चेंज होगा। ठीक है, कुछ उससे ही हमें आंसर मिलेगा। तो कैसे देखो, अब ये तो आपका हो गया इनपुट। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इनपुट को ही जीरो कर दो, एटलीस्ट इसने बोला है कि आउटपुट आपका जीरो होना चाहिए किस फ्रीक्वेंसी पर। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इनपुट अप्लाई नहीं करें, इनपुट तो आपने कुछ अप्लाई किया ना। ठीक है, फिर भी हमें आउटपुट जीरो मिला बिकॉज हमने फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी सेट कर रखी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो इनपुट तो हमारा जीरो नहीं हो सकता, यानी एक्स ऑफ जे ओमेगा तो हम जीरो नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा एक, यानी जो ये नुमेरेटर में आपका ट्रांसफर फंक्शन का जो नुमेरेटर है ना, इसको अगर जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपको पूरा आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली, देखो फॉर वाई ऑफ जे ओमेगा टू बी जीरो। तो देखो अगर ये जीरो होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो आपका नुमेरेटर वाली टर्म है ना उसको जीरो कर दो, यानी ओमेगा यानी जे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 4 शुड बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक तरह से हमें कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो जे का स्क्वायर इंटू आपके ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, यही मिलेगा यहाँ पे हमें। देखो जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आपका आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 को उस साइड भेज देंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस दोनों प्लस, तो यहाँ से ओमेगा क्या मिल जाएगा, सिंपली 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सिंपली आप क्या फ्रीक्वेंसी रखो कि आपका आउटपुट जीरो मिले, सिंपली आप क्या करो, आपकी 2 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी सेट कर दो सिस्टम में, आपको सिस्टम आउटपुट क्या देगा, जीरो। क्लियर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अ सिस्टम हैज अ पोल एट एस इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो एट एस इक्वल्स टू -1, द कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर इज यूनिटी फॉर एन एक्साइटेशन साइन टी। यहाँ पे देखो ये एक्साइटेशन साइन टी नहीं है, ठीक है, मिसप्रिंट है, ये आपकी है कॉस टी, तो इसको आप सही कर लेना। व्हाट इज द स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, आपको निकालना है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, तो देखो अगर आप देखते हो पोल, ठीक है, पहले देखो पोल इसने दे रखे ना, पोल ये रहा, ठीक है, जीरो ये रहा, तो पहले इनको मैं लिख लेता हूँ। देखो जैसे पोल आपको दिया है इसने एस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और जो इसने जीरो दिया है ये दिया आपका एस इक्वल्स टू -1 पर, ये ठीक है। और अगर आप देखते हो एक्साइटेशन, ठीक है, एक्साइटेशन को ही हम दूसरी टर्म में क्या लिख सकते हैं,
इनपुट, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, कभी कभार एक्साइटेशन लिख लेता है, कभी कभार इनपुट लिख लेता है, ठीक है। तो ये इसने हमें दे रखा है कॉस टी, कॉस टी, ठीक है। बेसिक 3 चीज़ें हमें दे रखी है क्वेश्चन में, स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। अब आप देखो, ये जो आपके दिए पोल्स और जीरो, इनकी मदद से आप ट्रांसफर फंक्शन इजीली लिख सकते हो, ठीक है। देखो कैसे लिखे जाते हैं, जैसे आप पोल की बात करते हो, ठीक है। तो पोल आपको कब मिलते हैं, जब आप डिनोमिनेटर जो होता है आपके ट्रांसफर फंक्शन का, उसको आप जीरो के इक्वल पुट करते हो, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से आपको डिनोमिनेटर से मिलता है, ठीक है। और ये आपको मिलता है न्यूमरेटर से, ठीक है। आपका ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उससे आपको जीरोज मिल जाए। तो यहाँ से देखो सिंपली ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, देयरफॉर आपको जो ट्रांसफर फंक्शन बना, ये आपका बन जाएगा। देखो पहले हम लिखते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में इसने जीरो दे रखा है, कितना है देखो, एस इक्वल्स टू -1, तो ऊपर क्या होगा, सिंपली s+1, ठीक है, s+1 अपॉन पोल्स इसने दिए एस इक्वल्स टू जीरो, यानी ये आपका s, ठीक है। तो ये आपका बन गया ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर आप न्यूमरेटर वाले पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली एस इक्वल्स टू -1 आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमीटर को जीरो के इक्वल पुट करते हो तो एस इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, यानी पोल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे आप ट्रांसफर फंक्शन आपको लिखने आने चाहिए, ऐसे आपको पोल्स और जीरो दे रखे हो तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हैं ये आपको आना चाहिए। तो ऐसा आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर पोल और जीरो दे दे तो आप उसका इजीली ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में इसने देखो क्या दिया है, जीरो आपका है एस इक्वल्स टू -1 पर, ठीक है। एस इक्वल टू -1 पर आपका जीरो है, तो आप सिंपली क्या करो, ट्रांसफर फंक्शन आपने जो बनाया ना उसका न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल पुट करो। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है आपका s+1, तो s+1 इक्वल टू जीरो, वहाँ से s की वैल्यू क्या आई -1, तो यानी आपने एकदम सही बनाया ऊपर वाला, ठीक है। ऐसे आप पोल भी चेक कर सकते हो। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब इसने निकालना है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, तो ऑब्वियसली बात है स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स तो आपका आउटपुट का निकलेगा ना। तो यहाँ से आप ट्रांसफर फंक्शन को क्या लिख सकते हो, सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आउटपुट चलो लिख लेते हैं y(s) और इनपुट लिख लेते हैं x(s), ठीक है। तो y(s) अपॉन x(s) ये आपको मिल गया s+1 अपॉन s। और यहाँ से अगर आप आउटपुट की बात करते हो, बिकॉज हमें रेस्पॉन्स आउटपुट का निकालना पड़ेगा ना, स्टडी स्टेट रेस्पॉन्स, तो आउटपुट चाहिएगा। आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा सिंपली x(s) इंटू s+1 अपॉन s। मैं इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के मैंने करवा दिए इसी लेक्चर में। यहाँ पे आपका x(s) क्या है, x(s), ठीक है, ये आपका है इनपुट, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन में इनपुट दिया है क्या, देखो इनपुट दे रखा है कॉस टी, यानी ये आपका टी देखो टाइम डोमेन में दे रखा है, यानी आपको दिया है x(t) दे रखा है, x(t) आपको दिया है कॉस टी, ठीक है। बट आपको इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप आउटपुट में रख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन किए ऐसे करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। तो कॉस ओमेगा टी का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, ये आपका बाय डायरेक्शनल है, यानी देखो ऊपर तो मैं लिख रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म और नीचे लिख रहा हूँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी का होता है आपका सिंपल एस अपॉन ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हमें इनपुट क्या दिया, देखो सिंपल कॉस टी दिया है, यानी ओमेगा की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, ठीक है। एंड यहीं पे देखो ये तो आपका कॉस ओमेगा टी का हो गया। अब यहीं पे देखो अगर आपको साइन ओमेगा टी का मैं लिखवाता हूँ, साइन ओमेगा टी, ठीक है। दोनों ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है दोनों के, तो आपको डायरेक्ट मुंह पे याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो और यहाँ पे नीचे लिख लेते हो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फर्क बस इतना है, देखो साइन के केस में यहाँ पे आपके न्यूमरेटर में ओमेगा आता है और कॉस के केस में आपका एस आता है, ठीक है। तो ये आपका नीचे एक्जैक्टली सेम है, एस स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों आपको एक्सप्रेशन याद होने चाहिए। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, यानी कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारा इनपुट क्या है, कॉस टी, तो यहाँ से आप एक्सेस निकाल सकते हो, ठीक है। यानी जो आपका एक्सेस आएगा सिंपली आपको क्या करना है, कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ से देखो आपका एक्सेस क्या मिल जाएगा, ओमेगा की जगह सिंपली 1 रख दो, तो आपको एक्सप्रेशन ऑलरेडी बता दिए, तो ये आपका आ जाएगा एस अपॉन, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस आपका ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, x(s), यानी इनपुट आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपली देखो इस इनपुट को आप आउटपुट में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा, देयरफॉर आपको जो आउटपुट आया है y(s), ठीक है। y(s) आपका क्या है, देखो आपका जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, यानी s+1 अपॉन s, आपका ये तो ट्रांसफर फंक्शन है, मल्टीप्लाई विद जो भी आपका इनपुट है, ठीक है। इनपुट आपने निकाल दिया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो s से s तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो आपको आउटपुट मिलेगा y(s), ये आपका आ जाएगा s+1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट मेरे को इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पता, कैसे कर सकता हूँ, देखो y(s), ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा देखो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यही मिलने वाला है यहाँ पे। अब इसका आप डायरेक्ट इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। अगर ध्यान से देखते हो तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो y(s) का आपका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा y(t), तो y(t) इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो क्या आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1,
तो ये अगर ध्यान से देखते हो ये एक्सप्रेशन आपका और कुछ नहीं, ये आपके कॉस ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपके ओमेगा की वैल्यू आपकी 1 है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि ये जो इतना एक्सप्रेशन है ना फर्स्ट वाला, ठीक है, ये आपका किसका है, कॉस ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और अगर ये आप देखते हो तो ये आपके हो गए साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिंपली इनके जगह पुट करने हैं हमें। तो देखो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है कॉस टी के, ठीक है, प्लस ये आपका है साइन टी। तो दोनों में ही आपके ओमेगा की वैल्यू सिंपली 1 है। तो ये आपका क्या निकल गया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक तरह से बोल सकते हो आपका आउटपुट निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है, बट क्वेश्चन में इसने देखो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिया। अब यहाँ तक तो आपने कर दिया, अब इसके बाद आपकी देखो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री से कैसे किया इसने ये एक्सप्रेशन। अब देखो जैसे आपका एक एक्सप्रेशन होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा। ये आपका होता है देखो साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, क्लियर है। अब आप सिंपली क्या करो यहाँ पे, जैसे साइन ए की जगह तो रख दो टी, ठीक है, और बी की जगह आप एंगल रख दो 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो एक्सप्रेशन देखो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन टी, ठीक है, साइन टी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो कॉस टी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कॉस 45 और साइन 45 डिग्री दोनों ही सेम वैल्यू होती है, यानी 1/√2 होती है। ठीक है, दोनों की, तो अगर दोनों की 1/√2 है तो कॉमन ले सकते हो, यानी कि 1/√2 दोनों से आपका ये कॉमन आ गया। ठीक है, 1/√2 आपने जैसे कॉमन लिया, अंदर देखो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा साइन टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका बच जाएगा कॉस टी, ये मिलने वाला है यहाँ पे आपको। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, तो देयरफॉर अगर यहाँ से आप लिखते हो साइन टी प्लस कॉस टी, तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी, सिंपली इस √2 को इस साइड भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √2, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ साइन टी प्लस 45, टी प्लस 45 डिग्री। ठीक है, और यही वैल्यू आपके और कुछ नहीं है, ये क्या आपका देखो साइन टी प्लस कॉस टी आपका क्या है, आउटपुट है वाई ऑफ टी। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो वाई ऑफ टी। ठीक है, एक तरह से ये आपका ओवरऑल आंसर आ गया। सिंपली आपने क्या किया, साइन टी प्लस कॉस टी को आप √2 इंटू साइन टी प्लस 45 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये आंसर आ गया। सिंपली आपका आंसर हो गया, देखो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़ ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इफ द डैम्प फ्रीक्वेंसी इज √8 रेडियन पर सेकंड एंड द बैंडविड्थ इज 2 रेडियन पर सेकंड, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये पूछा है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आपको डैम्प फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी ओमेगा टी, यानी ये आपकी हो गई डैम्प फ्रीक्वेंसी। तो डैम्प फ्रीक्वेंसी आपको दी है देखो √8 रेडियन पर सेकंड, एंड आपको बैंडविथ भी दे रखी है इसने। ठीक है, तो बैंडविथ 2 रेडियन पर सेकंड, दोनों आपको रेडियन में ही दे रखी है। इसने बोला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालिए। ठीक है, अब देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हो, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलने का मतलब होता है आपकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो पूछ रहा है। ठीक है, ओमेगा एन की बात कर रहा है। अब देखो आपकी जो डैम्प फ्रीक्वेंसी होती है उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ओमेगा डी, यानी डैम्प फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आपकी जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर माइनस आपका हाफ बैंडविथ। ठीक है, यानी अल्फा, ये आपकी टर्म आती है रूट में। ठीक है, तो ये आपका होता है डैम्प फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जिसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो यहाँ से देखो पहले आप क्या करो, हाफ बैंडविथ निकाल दो। ठीक है, यानी अल्फा निकाल दो, हाफ बैंडविथ, ये आपकी हो जाएगी, सिंपली नाम से पता चला हाफ बैंडविथ, यानी बैंडविथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगी सिंपली 1 रेडियन पर सेकंड। तो हाफ बैंडविथ तो आपको मिल गई। ठीक है, डैम्प फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो रखते हैं चीज़ें। ठीक है, डैम्प फ्रीक्वेंसी आपकी है √8, ठीक है, √8 इक्वल्स टू, इस साइड भी आपका रूट है, ये आपका आ गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, माइनस आपके हाफ बैंडविथ जो कि आपको मिली है 1। ठीक है, अब दोनों साइड रूट है, या करो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 इक्वल्स टू आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर -1। ठीक है, तो -1 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 9। क्लियर है, तो यहाँ से आपकी हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 3 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है चीज़ ये, सिंपली आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी, वहाँ से आपका आंसर आ गया। द यूनिट रेस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज, आपको देखो एक यूनिट रेस्पॉन्स दे रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिस्टम इन टर्म ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी के टर्म में आपका जो सिस्टम का नेचर है वो कैसा होगा, यानी स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, या फिर क्रिटिकल स्टेबल होगा, इनमें से बताना है क्या होगा आपका। देखो आपको जो रेस्पॉन्स दिया है ये आपको दे रखा है देखो 1, ठीक है, माइनस e की पावर -t, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है आपका 1 + t,
ये आपको दे रखा है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसके साथ में देखो यू ऑफ टी भी मल्टीप्लाई में है, बट मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, ठीक है। क्यों? बिकॉज देखो ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, ये बेसिकली आपकी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो रेस्पॉन्स है ना, वो रेस्पॉन्स आपका टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, ठीक है। तो कभी कभार आपको मल्टीप्लाई किया हुआ मिलता है, कभी कभार आपको लेके चलना पड़ता है इसको, ठीक है। वैसे अगर आप देखते हो कि जैसे अगर साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक है, इन सब का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो ना, तो डायरेक्ट आपका नहीं निकलता, उसको पहले आप यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। बिकॉज एक बाउंड्री में उसको पहले सेट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये यू ऑफ टी दे रखा होता है। तो ऐसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे यू ऑफ टी ये दे रखा होगा। अब आपने जैसे ये निकाल दिया, वाई ऑफ टी आपने लिख लिया, ठीक है। ये आपको इसने बोला है कि यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है, क्वेश्चन में इसने मेंशन कर रखा है। अब देखो अगर आपको चेक करना है सिस्टम का नेचर, तो उसके लिए पहले आपको चाहिएगा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। फिर ट्रांसफर फंक्शन के आप सिंपली क्या चेक करोगे, पोल्स चेक करोगे, पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका ठीक है, ये आपको यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दे दिया। अब आपको निकालना पड़ेगा इम्पल्स रेस्पॉन्स, बिकॉज इम्पल्स रेस्पॉन्स से ही आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो, ठीक है। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज ये तो आपका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दे दिया ना इसने, हमें चाहिएगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालने के लिए देखो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे देखो आपके पास कोई पैराबोलिक फंक्शन है, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो पैराबोलिक फंक्शन का, तब आपको क्या मिलता है, रैम्प फंक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रैम्प फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हो, ठीक है, डी बाई डी टी, रैम्प फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो, तब आपको मिलता है स्टेप रेस्पॉन्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्टेप फंक्शन मिलता है आपको, ठीक है। ये मैंने सिग्नल एंड सिस्टम में आपको समझाई थी चीज़ें। अब देखो अगर आप स्टेप रेस्पॉन्स का करते हो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डी बाई डी टी, तब आपको मिलेगा सिंपल इम्पल्स रेस्पॉन्स या फिर इम्पल्स फंक्शन। और इसी का अगर आप उल्टा जाते हो, यानी अगर देखो आपके पास इम्पल्स फंक्शन है, आपको चाहिए स्टेप फंक्शन, या फिर बोल सकते हो इम्पल्स रेस्पॉन्स आपको गिवन है, आपको चाहिए स्टेप रेस्पॉन्स, तो सिंपली क्या करो, जो भी इम्पल्स रेस्पॉन्स है इसका आप कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है, आप कर दो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर आपको स्टेप रेस्पॉन्स से रैम्प फंक्शन चाहिए, तो सिंपली इसका कर दो, यानी स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको रैम्प मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ये हो जाएगा, सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, उल्टा जाना है तो इंटीग्रेशन, और अगर सिंपल आगे फॉरवर्ड जाना है तो आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से देखो आपको जो इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा, ये आपको आ जाएगा सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी आपको यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है, ठीक है, यानी डी बाई डी टी ऑफ वाई ऑफ टी, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ से देखो अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये कितनी मिलेगी, जैसे देखो डी बाई डी टी ब्रैकेट, ठीक है, अंदर आपका आ जाएगा देखो वन माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो यह है ई की पावर माइनस टी, ठीक है, देन ये आपको आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी आ गया टी इंटू ई की पावर माइनस टी, ठीक है, यही आपको मिलेगा यहाँ पे, बिकॉज यू ऑफ टी तो आपके सिंपल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से देखो आपका जो रेस्पॉन्स मिला आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स, ये आपका आ गया देखो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, ठीक है, ई की पावर माइनस टी का सिंपल क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का ई की पावर माइनस टी, ठीक है, देन आपका आ जाएगा देखो माइनस, ठीक है, ब्रैकेट, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो सिंपली कर सकते हो, देखो फर्स्ट आपका एज इट इज़, यानी टी वाली टर्म एज इट इज़, ठीक है, सेकंड का करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस टी, ठीक है, देन प्लस, अब यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट का आपने सेकंड का किया भी, अब फर्स्ट का करोगे तो फर्स्ट का टी का यानी कि वन हो जाएगा टी का, ठीक है, बाकी ई की पावर माइनस टी एज इट इज़, तो यहाँ पे ये टर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने पूरा क्या डिफरेंशिएशन किया। अब देखो यहाँ पे जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है ना, ये आपका और कुछ नहीं है, यही आपका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, क्या आ गया देखो ई की पावर माइनस टी, ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ई की पावर माइनस टी, ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आया, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, फिलहाल ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं बोल सकते बिकॉज ये आपका टाइम डोमेन में, ठीक है, तो सिंपल इसको बोल सकते हो इम्पल्स रेस्पॉन्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा सिंपली टी इंटू ई की पावर माइनस टी, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन मत लिखो, तो आप लिख लो वाई ऑफ टी, ठीक है, वाई ऑफ टी, और ये भी आपका हो गया वाई ऑफ टी। बट ये कौन सा रेस्पॉन्स है, क्वेश्चन में इसने यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स दिया था, बट आपने निकाला इम्पल्स रेस्पॉन्स, ठीक है, तो ये आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स है। बिकॉज देखो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऑलरेडी इम्पल्स रेस्पॉन्स ही दे रखा होता है, उसका आप डायरेक्ट क्या कर देते हो, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके जो भी आपका फंक्शन होता है बेसिकली वो आप निकाल देते हो। बट यहाँ पे आपको क्या किया है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स इसने दे दिया, तो वहाँ से पहले आपको यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स है। अब देखो आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स आ गया, अब आपको चाहिए ट्रांसफर फंक्शन, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स से डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी देखो कौन सी यूज होगी, पहले भी लिखवा रखी है मैंने, जैसे आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है,
यूनिट स्टेप फंक्शन का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, एल टी, तो आपको मिलता है 1/s, 1/s, ठीक है। एंड अगर देखो इसी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो ई की पावर माइनस टी के साथ, ठीक है, कोई भी ई की पावर माइनस टी हो या प्लस टी हो, ठीक है, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो, तो और ये बेसिकली बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, नीचे से जाओगे तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और ऊपर से आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आपको मिलता है 1/, ठीक है, 1/, अब यहाँ पे देखो ई की पावर क्या है, -1t है, ठीक है, तो माइनस है ना, तो यहाँ पे आएगा +1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद अगर इसको आप t से भी मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी इसको अगर आपने t से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ई की पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हो तो ये बेसिक मैंने पहले भी बताया था। देखो पहले क्या करो, जो भी आपका टी है ना, इसकी पावर देखो, तो टी की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 इसका मतलब आएगा एक बार डिफ्रेंशिएशन, यानी -d/ds, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन आएगा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, जो आपका बचा हुआ फंक्शन है ना, ई की पावर माइनस टी इंटू यू टी, इसका आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखो ऊपर मैंने लिखा है 1/s+1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/s+1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एक बार, ठीक है, एस के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखो ये आप करोगे डिफ्रेंशिएशन तो माइनस बाहर आएगा और एक माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से आपको ओवरऑल मिल जाएगा 1/s+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स आया ना वाई ऑफ टी, ठीक है, इसका आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो आई एल टी। तो सिंपल आपको जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है वहाँ से आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो सकते हो, अब थर्ड वाली, ठीक है, थर्ड वाली जैसे अप्लाई करोगे तो आपको सिंपल यहाँ से मिल जाएगा आपका, ठीक है, रेस्पॉन्स। तो देखो क्या आएगा, सिंपल ये बोल सकते हो ट्रांसफर फंक्शन आपको क्या आ जाएगा यहाँ से, टी एफ, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया आपने टी इंटू टी डॉट ई ऑफ माइनस टी का, ठीक है। अब इसके साथ ऑब्वियस बात है, ये हमें पता है फंक्शन हम लेके चल रहे टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए, एंड इसके साथ यू ऑफ टी भी है, ठीक है, तो यहाँ से इसका आपका मिल जाएगा 1/s+1 का स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और दूसरी तरीके से कैसे क्या लिख सकते हो, 1/s+1, ठीक है, ठीक है, साथ आपका एक और s+1, ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठीक है इतना। तो यहाँ से देखो अगर आप पोल्स की बात करते हो, यानी कि आपने ट्रांसफर फंक्शन तो निकाल दिया, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया, अब आप पोल्स निकालो इसके। पोल्स के लिए हमें पता है जो आपका डिनोमीटर होता है ना, उसको 0 के इक्वल पुट किया जाता है। डिनोमीटर यहाँ पे देखो s+1 और s+1, ठीक है, तो यहाँ से आपके जो पोल्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, s = -1, ठीक है, एंड आपका एक और -1, ठीक है, दो आपको -1 मिलेंगे, ये मिलेंगे मिलने वाला आपको पोल्स। तो अब देखो अगर आप इसको प्लॉट करते हो, ठीक है, एस प्लेन डायग्राम में अगर आप प्लॉट करते हो तो इस टाइप का आपका ये एस प्लेन डायग्राम होता है, ठीक है, यहाँ पे ये सिग्मा और यहाँ पे आपका जे ओमेगा। अब देखो s = -1 मतलब कहीं पे आएगा -1, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब अगर आपने पढ़ा हो कि आपके अगर सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में हो, ठीक है, बिकॉज ये आपका एस प्लेन डायग्राम की लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तब आपका स्टेबल होता है। अगर कोई एक भी पोल, ठीक है, आपका राइट हैंड साइड में आ जाए तो वो आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अनस्टेबल। ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें बेसिक समझाई थी, ठीक है। और अगर आपका ये बीच वाली इमेजरी लाइन पे अगर आपको पोल्स मिलते हैं, यानी 0 अगर मिलता है, तो वो आपके होते हैं मार्जिनली स्टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सारे पोल आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहे हैं, ठीक है, ये सारे पोल आपके क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टेबल है, ठीक है, आपका सिस्टम कैसा है, स्टेबल सिस्टम है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर देखो अगर इसने कुछ नहीं बोला कि कैसा रेस्पॉन्स है, तब हम उसको लेके चलते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स, ठीक है, बट इसने मेंशन कर रखा है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स है, तो वहाँ से पहले हमें इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इम्पल्स रेस्पॉन्स का आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसफर फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वहाँ से आप पोल्स देखोगे, फिर आपको सिंपल एसप्लेन डायग्राम में प्लॉट करोगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, स्टेबल हो सकता है, मार्जिनली स्टेबल हो सकता है, या फिर अनस्टेबल हो सकता है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ एन इनिशियली रिलैक्स लीनियर कॉन्स्टेंट पैरामीटर नेटवर्क टू अ यूनिट इम्पल्स applied at t equals to 0 is 4 e की पावर -2t into u of t. What is the response of this network to unit step function? ठीक है, यानी अगर आपका जो इनपुट है वो अगर आप देते हो यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा ये पूछा है हमें। अब देखो जैसे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ठीक है, इसने बोला है आपका कुछ यूनिट इम्पल्स अप्लाइड हो रहा है एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं एच ऑफ टी। ये आपको इसने दे दिया 4 इंटू ई की पावर -2t इंटू आपका यू ऑफ टी, ठीक है, यू ऑफ टी ये इसने दे रखा है। एंड आपका जो दूसरा इसने बोला इनपुट, ठीक है, जो कि हमारा है, इसको लिख लेते हैं, चलो एक्स ऑफ टी लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स ऑफ टी। तो इसने बोला ये क्या है हमारा, ये आपका यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन यानी यू ऑफ टी, यू ऑफ टी, क्लियर है। अब यहाँ से देखो अगर आपको आउटपुट रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, इसने रेस्पॉन्स निकालना है ना, रेस्पॉन्स तो आउटपुट ही निकलेगा, तो आपका जो रेस्पॉन्स होगा वाई ऑफ एस,
क्या हो जाएगा सिंपली, जैसे आप ट्रांसफर फंक्शन में करते हो, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू आपका जो भी फंक्शन दे रखा होता है, तो यहाँ से आउटपुट क्या हो जाएगा, जो भी आपका इनपुट है मल्टीप्लाई विथ जो भी आपका फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इंपल्स रेस्पॉन्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा। बट सिंस देखो आउटपुट आपका देखो एस डोमेन में हम लेके चल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा आपका एच ऑफ टी का और एक्स ऑफ टी का, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हो, तो जैसे देखो एक आपका है 4 × e⁻²t, ठीक है, इंटू आपका u ऑफ टी। तो अगर देखो प्रॉपर्टी में वापस नहीं लिखवाऊंगा, लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखवा दी, ठीक है, डिटेल में समझा दिए। तो इसका जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे, तो देखो 4 तो आपका कांस्टेंट है, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 4 आपका कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई e⁻²t इंटू u ऑफ टी, तो यह आ जाएगा आपका 1/s, यहाँ पे क्या -2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये आपकी तरह से किसकी वैल्यू हो गई, ये आपकी है एच ऑफ एस की, ठीक है, एच ऑफ एस की। नेक्स्ट आपका है यू ऑफ टी, ठीक है, एक यूनिट स्टेप भी तो है आपका जो इनपुट है, तो इसका जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो ये आपको मिल जाएगा 1/s, 1/s। तो ये किसकी वैल्यू आपकी हो गई, ये आपकी है एक्स ऑफ एस की, ठीक है। तो दोनों वैल्यू सिंपली पुट कर सकते हैं, देयरफॉर यहाँ से आपको जो आउटपुट मिलेगा वाई ऑफ एस, ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपकी आ जाएगी देखो सिंपली 4/s ऑफ एस प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको मिल गया आउटपुट। तो सिंपली क्या करते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट तो हमें आता नहीं इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो ये आपका आ जाएगा देखो a/s, ठीक है, प्लस b/s+1, s+2 सॉरी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे देखो जब एलसीएम लोगे तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 = a ऑफ s+2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल b इंटू एस, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इक्वेशंस बना के फिर कंपेयर करोगे दोनों साइड और वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपल एक वेरिएबल को जीरो कर दो एक टाइम पे, तो फॉर s = 0, ठीक है। तो देखो अगर मैं s = 0 रखूँगा, तो मेरा जो b वाला वेरिएबल है ना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 4a, यहाँ पे आ जाएगा 0+2, ठीक है, प्लस 0। आपको क्या करना है, एक टाइम पे एक वेरिएबल को जीरो कर दो, एस की ऐसी वैल्यू रखो कि आपका वेरिएबल जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी को मैंने जीरो कर दिया एक बार, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली 2 आ गई, ठीक है। अब ऐसे देखो, अब मेरे को करना है जैसे मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बी की निकालनी है, तो मेरे को ए को जीरो करना पड़ेगा। तो ए को जीरो कैसे कर सकता हूँ, अगर एस की वैल्यू मैं -2 रखता हूँ, ठीक है। देखो जैसे -2 रखूँगा क्या मिलेगा, 4 = a, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 प्लस आपका b इंटू -2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया -2b = 4। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई -2, दोनों वैल्यू क्लियर है। तो सिंपली देखो अगर वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से आपको जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन या फिर बोल सकते हो इसको y ऑफ s जो आपका मिलेगा आपको, ठीक है, क्या मिल जाएगा सिंपली, देखो a की वैल्यू आपकी आई 2, तो ये आपका आ गया 2/s, ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज b की वैल्यू माइनस किया ना, तो ये माइनस आ गया 2 अपॉन, यहाँ पे आपका आ गया s+2, ठीक है। अब क्या करो, सिंपली इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, ILT, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में बार बार नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार लिखा चुका हूँ। यहाँ से हो जाएगा y ऑफ टी, ये कितना मिल जाएगा, देखो 2 कांस्टेंट है, 1/s का आपका होता है u ऑफ टी, ठीक है, देन आपका -2 कांस्टेंट है, 1/s+2 का आपका होता है e⁻²t इंटू आपका u ऑफ टी, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये सब बेसिक तो याद होनी चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। तो y ऑफ टी यहाँ से क्या मिल जाएगा, सिंपली देखो क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आपका कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है, तब ब्रैकेट में आपका हो जाएगा देखो 1 माइनस e⁻²t, ठीक है। और एक और चीज़ भी आपकी कॉमन आ रही है यहाँ पे देखते हो, तो u ऑफ टी भी आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेस्पॉन्स, यानी ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो 2 ब्रैकेट 1 माइनस e⁻²t इंटू u2, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे, ठीक है। इस लेक्चर में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। फॉर द सिस्टम 2/s+1 द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर स्टेप रेस्पॉन्स टू रीच 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा 98% वैल्यू तक पहुँचने में, ठीक है, जो भी इसकी फाइनल वैल्यू है उसकी 98% तक पहुँचने में इसको कितनी देर लगेगी, ठीक है। तो आपका जो आपका सिस्टम का बेसिक बोल सकते हो ट्रांसफर फंक्शन जो दिया है 2/s+1, ठीक है, इसने इनपुट भी हमें दे रखा है, ठीक है। इनपुट देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने देखो 100% आपकी क्या होगी, 100% आपकी होती है फाइनल वैल्यू, ठीक है, 100% आपकी फाइनल वैल्यू।
98% क्या होगी आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 98% ऑफ फाइनल वैल्यू, ठीक है, 98% ऑफ फाइनल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या आपका 2% की आपकी एरर है, ठीक है, 2% की आपकी। आपको देखो पूरा 100% आपको फाइनल वैल्यू नहीं मिल रही ना, आपको मिल रही है 98% ऑफ फाइनल वैल्यू, यानी 2% आपकी क्या हो रही है, एक तरह से यहाँ पे एरर हो रही है, ठीक है। तो 2% एरर है, तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले बनते हैं। जैसे देखो अगर आपकी 5% एरर हो, ठीक है, कभी कभार पूछ सकता है कि 95% वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें 5% एरर है। 5% एरर के केस में जो आपका सेटलिंग टाइम होता है, ठीक है, TS। अब सेटलिंग टाइम क्या होता है, देखो मैंने बताया था जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें मैंने एरर लेके चल रहा था, 5% की एरर बैंड लेके चल रहा था, ठीक है। तो वो वाला टाइम, ठीक है, जो आपको लगता है आपके आउटपुट को उस एरर बैंड के अंदर सेटल होने में, उसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम, ठीक है। ऑलरेडी समझा चुका, फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी ये चीज़ें। तो आपका सेटलिंग टाइम हो जाएगा अगर 5% एरर बैंड है 3 टाउ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है। जब आप चार्जिंग पढ़ते हो, चार्जिंग इक्वेशंस वगैरह इंडक्टर और कैपेसिटर में पढ़ते हो ना, तब ये आप पढ़ते हो अच्छे से। अगर 2% एरर बैंड हो, ठीक है, तब आपका जो सेटलिंग टाइम होता है, सेटलिंग टाइम ये आपका होता है 4 टाउ। एंड अगर 1% एरर बैंड हो तो आपका जो सेटलिंग टाइम होता है, ठीक है, सेटलिंग टाइम ये आपका होता है 5 टाउ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि किसी बैटरी को फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप ऐसे लेके चलते हो, जैसे RC कांस्टेंट आपने ले लिए, ठीक है, R/C। तो आप बोलते हो कि 5 टाउ टाइम लगता है आपकी बैटरी को पूरी चार्ज होने में। तो ये सब आपने चार्जिंग के टाइम पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी। अब रही बात यहाँ पे टाओ की, ठीक है, टाओ आपका क्या होता है, टाओ इक्वल्स टू, ये आपका होता है टाइम कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू होती है आपकी इसकी 1 अपॉन लोकेशन ऑफ पोल्स इन रियल एक्सिस, यानी आपकी रियल एक्सिस पर पोल कहाँ लाई कर रहे हैं, वो वाली चीज़, ठीक है। एक तो ऐसा होता है, ये तरीका होता है डायरेक्ट निकालने का। एक आपका रहता है सिंपली कंपेयर करके, ठीक है, यानी आप सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हो। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे चेक किया जाता है, देखो पहले जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो ऑर्डर इसका क्या है, देख के बता सकते हो, ठीक है। अब ये ऑर्डर में डिटेल में वापस नहीं समझाऊंगा, ठीक है। ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे हुआ, सिंपल जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसका, उसमें जो आपका एस होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखी जाती है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होती है, जो आपका डिनोमीटर है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। डिनोमीटर में आपका क्या है, S+1। तो यहाँ पे एक ही एस है जिसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब सिंपल आप क्या करो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ट्रांसफर फंक्शन का, वो आपका होता है 1/1 प्लस आपका एस, ठीक है, इंटू आपका टाउ। ये आपकी रहती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक, कंपेयर करके सिंपल आप देखो टाउ की आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कंपेयर करो दोनों को, स्टैंडर्ड फॉर्म को और जो आपको ट्रांसफर फंक्शन इसने दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों को कंपेयर करोगे तो वहाँ से आपके देखो टाउ की वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है, टाउ की वैल्यू आपको मिल गई 1, तो टाउ मिल गया। अब इसने बोला 98% पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, यानी 98% और फाइनल वैल्यू रीच होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देयरफॉर जो आपका सेटलिंग टाइम होगा, 98% मतलब 2% का एरर, ठीक है। 2% के एरर के केस में जो आपका सेटलिंग टाइम कितना होता है, 4 टाउ, 4 टाउ। तो टाउ की वैल्यू होगी 1, तो यहाँ से आपको मिल गया ये 4 सेकेंड, ठीक है। आपका सेटलिंग टाइम कितना आया, 4 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि आपका 4 सेकेंड बाद आपकी फाइनल वैल्यू रीच हो जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय, आपको ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम फॉर यूनिट इम्पल्स इनपुट अप्लाइड एट टाइम t=1 विल बी। तो देखो आपको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ये रहा। इसी को आप कुछ ऐसे लिखो, ठीक है, यानी आउटपुट और इनपुट के टर्म में लिखते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ही आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। आउटपुट मेरा YS, इनपुट में लिख लेता हूँ XS, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट आउटपुट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आउटपुट यहाँ से आपका हो जाएगा सिंपल, XS को इस साइड भेज देंगे, तो ये आ गया आपका XS मल्टीप्लाई विथ जो भी आपको फंक्शन दे रखा है। तो अगर इनपुट की बात करते हो तो देखो इनपुट को लिख लेते हैं X(t), ठीक है, X(t). अब देखो इनपुट यहाँ पे क्या है, ध्यान से पढ़ना, देखो द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ यूनिट इम्पल्स इनपुट अप्लाइड एट टाइम t=1 इंस्टेंट। यानी आप इम्पल्स रेस्पॉन्स को t=0 पे अप्लाइड नहीं कर रहे, यानी आपने जो इम्पल्स रेस्पॉन्स इम्पल्स इनपुट जो आप दे रहे हो, ठीक है, इम्पल्स इनपुट वो आप कुछ टाइम बाद दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि t=0 पर ही आपने सीधा इम्पल्स इनपुट दे दिया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इम्पल्स इनपुट दे रहे हो 1 सेकंड के डिले के बाद, आपका इम्पल्स इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है, कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड का हम डिले ऐड कर देते हैं, यानी t-1 हमने डिले ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो,
तो आपका एक्स ऑफ एस यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आएगा क्या आ जाएगा, देखो सिंपल कैसे करते हैं इसका पता ही है आपको। पहले करेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स का, तो इम्पल्स इनपुट का या फिर बोल सकते हो इम्पल्स रेस्पॉन्स का आपका क्या होता है, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन, यानी डेल ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन होता है ना, इनटू अब ये अंदर बचा इसका करेंगे तो यह आ जाएगा ई की पावर माइनस वन, ठीक है, इंटू एस। क्लियर है, ये आपको मिल जाएगा इसका इनपुट। तो आपको जो आउटपुट है इसको लिख लेते हैं, ठीक है, यानी जो आपने इनपुट निकाला वो वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू एस प्लस, ठीक है। तो ये आपका आ गया आउटपुट। इसकी आपको निकालनी है स्टडी स्टेट वैल्यू। तो वही सिंपल दो तरीके, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो। एक तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, उसके बाद टी टेंस टू इन्फाइनेट रख दो, ठीक है, लिमिट रखेंगे बेसिकली टी इन्फाइनेट, वहाँ से आपको मिल जाएगा स्टडी स्टेट वैल्यू इसकी, ठीक है। दूसरा तरीका होता है सिंपल, आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं करना, सिंपली इसका क्या करो, फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज़ कर दो, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम किस लिए यूज़ करते हैं, स्टडी स्टेट वैल्यू बोल सकते हो या फिर स्टडी स्टेट रेस्पॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, स्टडी स्टेट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंस टू इन्फाइनेट, ठीक है, बिकॉज अगर देखो आपका टाइम डोमेन में होता तो आप क्या करते हैं, सिंपली आपका जो भी फंक्शन है ना टाइम डोमेन में उसमें टी टेंस टू इन्फाइनेट आप लिमिट लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसी को अगर आपको एस डोमेन में इक्विवेलेंट लिखना हो तो एस डोमेन में आप लिखते हो लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस टेंस टू जीरो एस इंटू आपका वाई ऑफ एस, ठीक है। ये आपका तरीका होता है सिंपल एस डोमेन में निकालने का स्टडी स्टेट वैल्यू। तो देखो यहाँ से सिंपल जो आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू है, स्टडी स्टेट वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगी सिंपली लिमिट, ठीक है, सिंस एस डोमेन में बात करें ना तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आपका वाई ऑफ एस, ठीक है। तो ये आपका आ गया ई की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका थ्री एस प्लस टू, ठीक है। अब सिंपली क्या करो, डायरेक्ट आप लिमिट पुट कर दो, ठीक है। तो स्टडी स्टेट वैल्यू, तो लिमिट आपकी क्या है एस टेंस टू जीरो, यानी जहाँ जहाँ पे आपका एस है ना वहाँ पे आप जीरो पुट कर दो, तो ये आपका जीरो आ गया, ठीक है। ये आपका ई की पावर जीरो, ये आपका वन हो जाएगा, ठीक है, वन हो गया डिवाइडेड बाय नीचे आपका आ जाएगा देखो जीरो प्लस टू, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो बाई टू, ठीक है। तो इस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जीरो यानी स्टेडी स्टेट वाला वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो। अब देखो अगर आपका ऐसा होता कि आपने लिमिट यहाँ पे पुट की, जैसे हमने पुट की ना, ऐसे अगर आपकी लिमिट आपने पुट की और आपको अगर ऐसा मिल जाता जैसे ज़ीरो, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आपको ऐसा मिलता है इन्फाइनेट अपॉन इन्फाइनेट, तब भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होती है जिनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपके लिमिट पुट करने पर कोई ऐसी फॉर्म बनती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे अभी बताया मैंने ज़ीरो या फिर इन्फाइनेट बाई इन्फाइनेट, ठीक है, ये सब फॉर्म है जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसी फॉर्म अगर बनती है ना तो उस लिमिट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, उसके बाद लिमिट पुट की जाती है, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते अगर ऐसी फॉर्म बने तो। बट यहाँ पे तो ऐसी कोई फॉर्म बनी नहीं, यानी यहाँ पे क्या बना ज़ीरो बाई टू, तो ज़ीरो बाई टू तो सिंपल सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वैल्यू होती है उसकी तो, ठीक है। तो सिंपल आपकी स्टडी स्टेट वैल्यू क्या मिली, जीरो। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और रही बात आपके इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम बेस पर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो आप उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो, जो सिग्नल एंड सिस्टम है उसके क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए इन थ्योरम से रिलेटेड।